जय हिंद व्यूवर्स। मैं राहुल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। व्यूवर्स, आज का ये जो वीडियो है ये 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम पर बेस्ड है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो इस बार एमपी बोर्ड का 12th लिखने वाले हैं। डियर व्यूवर्स, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में हमारी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस एग्ज़ाम के सिलेबस को और उसकी मार्किंग स्कीम को कितने अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम के सिलेबस को, मार्किंग स्कीम को, उसमें क्या क्या कुछ पूछे जाने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से असेस होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, तो आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये वीडियो है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो मार्किंग स्कीम और सिलेबस रिलीज़ किया है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सिलेबस और मार्किंग अंक योजना है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है। सत्र 2024-25 के लिए विशेष तौर पर ये अंक योजना जारी की गई है। और जो 24-25 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र आने हैं वो इसी अंक योजना पर आधारित रहेंगे, इसी के अनुसार आएंगे, जिससे कि आपको परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये 9 से 12 तक के कंप्लीट सब्जेक्ट का सिलेबस एज वेल एज उसका मार्किंग स्कीम कवर करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मेनली 12th अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। 12th अकाउंटेंसी पर हमारा फोकस रहेगा। अगर आप चाहें तो बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे बिज़नेस स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके आपके लिए ला सकता हूँ। सो इफ़ यू नीड इट, सो यू कैन जस्ट पुट इन योर कमेंट सेक्शंस, सो दैट विल बी देयर विथ योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 24-25 के लिए जो अंक योजना बनाई गई है वो डॉक्यूमेंट आपके सामने है। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र 80 नंबर का पेपर है। 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। सिलेबस हमने सत्र के स्टार्टिंग में ही सिलेबस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया होगा, हमने समझ लिया होगा। लेकिन चूंकि अब परीक्षाएं नज़दीक है तो हम सिलेबस को एक बार और देखें, कौन कौन सी चीज़ों को हमें कवर करना है और किस कौन से टॉपिक के लिए कितने अंक आवंटित किए गए हैं, इसकी एक बेहतर समझ बहुत आवश्यक है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इस बात पर हम ध्यान दें कि सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा अध्याय 1 साझेदारी, लेखांकन और आधारभूत अवधारणाएं। देखिए हमारा जो सिलेबस है वो भाग 1 और भाग 2 इन दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाग 1 और भाग 2 है ना, इन दो भागों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसके नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो नोट दिया हुआ है जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक और इत्यादि के बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं कि 1 से 5 तक के 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पहले प्रश्न में सही विकल्प हैं, फिर रिक्त स्थान है,
फिर सत्य असत्य सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर देना इत्यादि है। और 6 से 15 में 10 प्रश्न होंगे, इनके साथ में आंतरिक विकल्प भी होंगे। 2 अंकों के लिए ये अंक निर्धारित है। 16 से 19 4 प्रश्न होंगे जिसमें 3 अंक निर्धारित है और इन सभी के साथ में आंतरिक विकल्प भी दिए होंगे, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऑप्शन में जनरली थ्योरी के क्वेश्चंस दिए होते हैं ज़्यादातर केसेस में। इसके बारे में भी हमने उसमें बात की है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सो दैट यू कैन फाइंड इट ईजीली। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 पर हम लोग बात कर रहे हैं। भाग 1 में आप देख सकते हैं कि भाग 1 में जो सबसे पहला चैप्टर है, अध्याय 1 साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, ये कुल 12 नंबर के लिए परीक्षा में असेस होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू कीप इन माइंड कि साझेदारी लेखांकन जो फंडामेंटल वाला चैप्टर्स हैं, है ना, जिसमें हम लोग साझेदारी के बारे में, साझेदारी की प्रकृति, साझेदारी विलेख, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, साझेदारी की पूंजी, खातों का अनुरक्षण, साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, साझेदारों को लाभ की गारंटी, पूर्व समायोजन इत्यादि के थ्योरी भी पढ़ते हैं और उनके प्रश्न भी हल करते हैं, है ना। मैं आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा और इसके साथ में हमने साझेदारों के पूंजी खाते बनाने सीखे, है ना, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी के बारे में समझा। फिर उसके बाद में हमने आहरण की ब्याज की गणना करना सीखी और इसके साथ में हमने लाभ की गारंटी वाले सवाल हल किए। तो उन सभी में से कुल मिला करके, है ना, उन सभी में से जो एग्जामिनेशन में टोटल ये 12 मार्क्स के लिए असेस होने वाला है। तो ये एक मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये एक पावर बूस्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी और इसके बाद में इसी के बेसिस पर आगे के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स भी काफ़ी कुछ इनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर को आपको, अध्याय 1 को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आप आगे के टॉपिक्स को भी अच्छे से, आगे के चैप्टर्स को भी अच्छे से कर पाएँ। अच्छा, इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अध्याय 2 जो है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, और अध्याय 3 जो है इसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का दूसरा भाग सेवानिवृत्ति और मृत्यु, ये दोनों भी आ रहे हैं, है ना। साझेदारी विघटन जो है अध्याय 4 में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम समझें इस चीज़ को, है ना, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है, पुनर्गठन का ही पार्ट है ना। तो पुनर्गठन को हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हम इस चीज़ को समझेंगे कि जब जहाँ हमने पहले पार्ट में, है ना, अध्याय 1 में जहाँ पर हमने मूलभूत अवधारणाओं के बारे में समझा, वहीं अध्याय 2, 3 और 4 में हम लोग साझेदारी के बाकी की सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे कि पुनर्गठन, जब भी साझेदारों का लाभ हानि खाते में कोई परिवर्तन होता है तो पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ रखा है। तो साझेदारों के लाभ हानि मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंजेस हो रहा है, सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी साझेदार के एडमिशन के कारण हो रहा है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति के कारण हो रहा है, किसी साझेदार की मृत्यु के कारण हो रहा है ना, या फिर साझेदारों ने ये डिसाइड किया है कि हम इस फर्म को, इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी कारण से अगर किसी भी कारण से अगर साझेदारी जो संगठन है ना, किसी भी कारण से अगर हम इसका पुनर्गठन करते हैं, है ना, किसी भी कारण से हम पुनर्गठन करते हैं तो वो पूरा की पूरा जो पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखें कि ये जो पुनर्गठन वाला पोर्शन है ये 12
8 and 4, मतलब ये टोटल 24 नंबर के लिए स्टूडेंट्स पूछे जाने वाला है। काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे, ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलरिटी लिए हुए रहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। जब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तब आप लोगों ने भी इस चीज़ को समझा होगा कि इन सभी में कॉमनली हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना, बैलेंस शीट बनाते हैं। साझेदारी विघटन के समय पर बैलेंस शीट नहीं बनती है और रीवैल्यूएशन के बजाय रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। बट हम अध्याय 2 और अध्याय 3 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समानता है। तो ये जो 20 नंबर जो है ना आपके स्टूडेंट्स, ये बड़े अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं अगर आपने साझेदारी लेखांकन का पहला वाला चैप्टर आधारभूत अवधारणाएं अच्छे से समझा है। तो उस वो जो लॉजिक्स हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आधारभूत समझ है, वो आपको इसके आगे के अध्याय 2 और अध्याय 3 को भी सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी, है ना। इसके साथ ही साझेदारी फर्म का विघटन भी आपको काफ़ी हेल्प, मतलब कि काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने इसको ठीक तरीके से समझा है। तो अगर हम थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पर देखें तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 24 और 12 मतलब कुल आप इससे 36 मार्क्स, है ना, एक ये बड़ी संख्या है कि केवल आपको साझेदारी लेखांकन से 36 नंबर आप आउट ऑफ 80 कवर कर सकते हैं, है ना। वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स 12वीं अकाउंट में कुछ भी नहीं पढ़े और केवल साझेदारी भर पढ़ ले तो वो आसानी से पास हो सकता है, आसानी से उसका स्कोर हो जाएगा। सो 36 मार्क्स, पासिंग मार्क्स केवल 26-27 ही होते हैं। तो केवल आप लेखांकन, साझेदारी लेखांकन के जरिए भी आसानी से 12th अकाउंट का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना ही पढ़ें, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेकर के आएँ, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएं। मैं आगे प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बना करके आपको देना है ताकि आप बेहतर तरीके से दे पाएँ, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप आसानी से साझेदारी लेखांकन के जरिए 36 मार्क्स, मतलब कि भाग एक, है ना, भाग एक जो है आपको 36 नंबर टोटल देता है, जो कि एक बड़ा रेशो है। होपफुली ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद में आ जाते हैं भाग 2 में। भाग 2 पूरी तरीके से बेस्ड है, पूरी तरीके से यहाँ पर भाग 2 जो बेस्ड है वो अंश पूंजी के लेखांकन और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंश पूंजी का लेखांकन, देखिए अंश पूंजी का लेखांकन ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये 16 नंबर कवर करता है। ये भी एक बहुत बड़ा रेशो है ना। इसमें कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के प्रकार, कंपनी की अंश पूंजी, अंशों की श्रेणियां, प्रकृति, अंशों के निर्गमन, लेखांकन व्यवहार और अंशों का हरण, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें कवर हो रही है और ये 16 नंबरों के लिए परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो ये एक बड़ा रेशो है भाग 2 में से। तो हम अंशों को विशेष तौर पर पढ़ें। देखिए आपने 11th स्टैंडर्ड में जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज़ में व्यवसाय अध्ययन में जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, है ना, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने 5 तरह के व्यवसायों के बारे में अध्ययन किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आपने 5वां प्रकार पढ़ा था व्यवसाय का, उसमें आपने अंश पूंजी, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, प्रोप्राइटर कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है 11वीं क्लास में व्यवसाय अध्ययन में, है ना। तो 12वीं अकाउंट्स में इन कुछ चीज़ों का रिवीजन आपका हो जाता है, प्लस आप यहाँ पर न्यूमेरिकल करते हैं, उनके उनके सवाल हल करते हैं, उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर के लिए पूछा जाता है इसमें थ्योरी
और न्यूमेरिकल का बड़ा अच्छा संतुलन होता है और स्टूडेंट्स बड़े अच्छे तरीके से इसमें मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाग 2 का ही जो अगला पार्ट है ना, भाग 2 का जो अगला पार्ट है वो है ऋण पत्रों का निर्गमन, है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन उपखंड 1। अब इसमें ये 8 नंबरों के लिए परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिए, शेयर्स जो हैं 16 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, जबकि अंश जो हैं 16 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं परीक्षा में 24-25 में, और ऋण पत्र जो है वो 8 नंबरों के लिए, मतलब कि अंशों से आधा। देखिए, यहाँ पर एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि देखिए, जो अंश पूंजी का लेखांकन है और ऋण पत्रों का निर्गमन है, ये काफ़ी कुछ समानता लिए हुए है ना, काफ़ी कुछ समानता लिए हुए है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपने इस चैप्टर को, अंश पूंजी के लेखांकन वाले चैप्टर को अगर अच्छे से आपने स्टडी कर लिया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर को भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंश पूंजी के लिए लेखांकन वाले चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो मैं 100% आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको ऋण पत्रों के निर्गमन वाले चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये ऋण पत्रों का निर्गमन अंशों के निर्गमन से काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। तो इस तरीके से आप इसमें 16 और 8 मार्क्स जो हैं, मतलब टोटल 24 मार्क्स, 36 ऊपर हो गए हमारे कवर, और उसके बाद में 24 हमारे यहाँ पर कवर हो गए, और इस तरीके से हमने इसमें टोटल 60 मार्क्स यहाँ पर हमारे कवर कर लिए। तो 80 में से 60 नंबर हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं। इसके बाद में हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, है ना, इसके बाद में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए, यहाँ पर ये जो अब पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके बाद में जो हमारा अकाउंट्स वाला, अकाउंट में जो पोर्शन है वो किस पर बेस्ड है, वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर बेस्ड है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर बेस्ड है। देखिए, 11वीं क्लास में जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते थे और लेखांकन के पदानुक्रम के बारे में बात करते थे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते थे, तो मुख्य तौर पर उसमें 8 चीज़ें आती थी, है ना, कि वित्तीय लेखांकन से आप क्या, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देन हम उसको इस तरीके से बताते थे कि ये वित्तीय व्यवहारों के पहचान से शुरू होती है, पहचान, मापन, लेखांकन, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण, है ना, विश्लेषण, और उसके बाद में एनालिसिस, उसके बाद में आता है इंटरप्रिटेशंस एंड कम्युनिकेशंस, व्याख्या और संप्रेषण। तो वो जो विश्लेषण वाला जो पोर्शन है, वो विश्लेषण वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया है। तो कंपनी के वित्तीय विवरण, देखिए, आप लोगों ने अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने 11वीं क्लास में एकल व्यापारी के वित्तीय विवरण बनाना सीख लिए, है ना। 11वीं क्लास में हमने एकल व्यापारी के वित्तीय विवरण बनाना सीख लिए हैं, और 12वीं क्लास में हम लोगों ने साझेदारी के वित्तीय विवरण बनाना भी सीखे हैं, और कंपनी के वित्तीय विवरण बनाना भी सीखे हैं। तो कंपनी के वित्तीय विवरण में और एकल व्यापारी के वित्तीय विवरण में या साझेदारी के वित्तीय विवरण में क्या डिफरेंसेस है, वो हम मेनली अध्याय 3 में, भाग 2 के अध्याय 3 में हम समझते हैं। ठीक है, अध्याय कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस शीट्स होती हैं, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 13-14 की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, है ना। शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसकी डिटेल्स दे रखी है कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और उसके हेड किस तरीके से होंगे, किस तरीके से टाइटलिंग होगी, है ना, उसकी मार्शलिंग कैसे होगी, ये सारी कुछ डिटेल्स इसमें दे रखी होती है। तो उसी के बेसिस पर हम लोग वित्तीय विवरण यहाँ पर बनाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में अध्याय 3 में विशेष तौर पर सीखते हैं, और उसके बाद में हम उनका विश्लेषण समझते हैं। देखिए, एनालिसिस
वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है? क्यों ये आपने अपने इस टॉपिक को स्टडी करते समय पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ यहाँ पर कि वित्तीय विवरण हमने बना लिए, अब जब तक उनका विश्लेषण नहीं होगा, जब तक उनका विश्लेषण नहीं होगा तब तक इस बात के बारे में हमें नहीं पता पड़ेगा कि भाई लाभ हुआ है तो क्यों हुआ है, हानि हुई है तो क्यों हुई है, और लाभ कम हुआ है तो क्यों हुआ, और हानि ज़्यादा हुई है तो क्यों हुई है, इत्यादि कई तरह के ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हमें जानकारी विश्लेषण करने के बाद ही मिलेगी। तो जो टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है या टूल्स ऑफ एनालिसिस है वो बहुत सारे हैं, कई तरह के। दिस ऑल कम्स अंडर द मैनेजरियल टूल्स एंड द टेक्निक्स। बट आपके सिलेबस में है ना, आपके सिलेबस में मुख्य तौर पर यहाँ पर केवल लेखांकन अनुपात है ना, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह विवरण, इन दो टूल्स को यूज किया गया है। इन दोनों टूल्स को यूज़ किया जा रहा है कि आप लेखांकन अनुपात से है ना, वो चाहे मतलब कुछ लेखांकन अनुपात के जरिए हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे चालू अनुपात है ना, चालू अनुपात है, द्रव्यता अनुपात है, ऋण शोधन अनुपात है, क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात है। बेसिकली इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर किया जाता है ना। सॉल्वेंसी, लिक्विड करंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड टर्नओवर रेशोस, इन 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। और उनके अंदर फिर करीब 7-8 मेन रेशोज आते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में बहुत कुछ रेशो ही इंक्लूड किए गए हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए असेस किए जाते हैं, जिसमें मेनली जैसे जो करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है ना, फिर उसके बाद में स्टॉक टर्नओवर रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, इत्यादि कुछ विशेष रेशो हैं जिनके जिनके ऊपर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। तो इससे ये हमारे 4 मार्क्स कवर होते हैं। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, साथ में थ्योरी भी पूछी जाती है उसके ऑप्शंस में, ये एक अच्छी बात है। और चैप्टर नंबर 5 आता है 8 मार्क्स के लिए, भाग 2 में, ओवरऑल 9th वन है, रोकड़ प्रवाह विवरण है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कि व्यवसाय में कैश का क्या फ्लो है, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो, है ना। अलग अलग बिजनेस की जो गतिविधियां हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को हम इंडिविजुअली पता करने की इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस एक्टिविटी में किस तरह से फ्लो हुआ है, और उसके ज़रिए हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिक्विड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से ये मेनली ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देना है, और इस तरीके से हम अ, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में अगर हम सिलेबस को प्रॉपर तरीके से समझें और उसके कौन सा चैप्टर में कितने नंबर दिलवा सकता है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, प्लस ये हमें एक सेटिस्फेक्शन भी देगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उस मेहनत किया है उससे हमें एक अच्छा स्कोर करने का मौका मिल रहा है। सो यू कैन सी, एक थोड़ा सा मैं समअप कर देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को कंक्लूड करते हैं। करीब 23 मिनट का वीडियो हो गया है। तो हमारा जो भाग 1 है ना, भाग 1 है, ये हमारे लिए एक पावर बूस्टर की तरह काम करता है। ये इजी भी है, कोरिलेटिंग चैप्टर्स भी हैं, और इससे हम आसानी से करीब 36 मार्क्स कवर कर सकते हैं, है ना। 36 मार्क्स हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद में आगे हम जब बढ़ते हैं तो भाग 2 में अंश पूंजी, लेखांकन और ऋण पत्रों के निर्गमन, ये दोनों भी कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं। अगर हमने अंश पूंजी का लेखांकन अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिया तो ऋण पत्रों के निर्गमन में भी हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है ना। तो ये भी कनेक्टिंग चैप्टर्स हैं, और इन कनेक्टिंग चैप्टर से भी हम 24 मार्क्स तक अच्छा स्कोर बना
सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है ना। थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है। इसमें मुख्य तौर पर हम चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 या फिर कहें तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 2 में कंपनी के वित्तीय विवरणों को समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ मतलब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनती है, हम लोग उसके बारे में समझते हैं और फिर हम उनको एनालिसिस करना सीखते हैं। तो मेनली ये जो पोर्शन है ये 20 मार्क्स के लिए है ना, 20 मार्क्स के लिए है। तो अगर हम इसको समझें तो थर्टी साझेदारी से आपको 36 नंबर मिल रहे हैं है ना। कंपनी से आपको 24 मार्क्स मिल रहे हैं और कंपनी अकाउंट के एनालिसिस है ना, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। इस तरीके से आप टोटल इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आप 80 मार्क्स का आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और इसमें और भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाए सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं इस पर और भी काफ़ी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना करके ला सकता हूँ। तो इसी के साथ में वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन लिखने वाले हैं, क्योंकि जब वो सिलेबस को और मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसी के साथ में आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।